नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार जैन, प्रवक्ता जेविजन इंटर कॉलेज सहारनपुर, आज आपको कक्षा 10 के वाणिज्य विषय के अंतर्गत व्यापारिक बैंक के बारे में अध्ययन कराऊंगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे नंबर 1, व्यापारिक बैंक का आशय, भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास, व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण, व्यापारिक बैंकों के कार्य, भारतीय व्यापारिक अर्थात वाणिज्यिक बैंकों के दोष, व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयां और व्यापारिक बैंकों की उन्नति के लिए सुझाव। इससे पूर्व आपने जाना होगा, पहले पढ़ चुके हैं आप, बैंकों का जन्म कब हुआ था, परिभाषा उसकी, कार्य एवं महत्व। उसके बाद आपने पढ़ लिया है बैंकों के प्रकार। इससे पहले अध्याय में आपने पढ़ा केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक के बारे में और भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। आज हम अपने टॉपिक की बात करते हैं व्यापारिक बैंक का आशय। व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख में व्यवसाय करते हैं। व्यापारिक बैंक देश के बैंकिंग विधान के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। यह व्यापार वे उद्योग धंधों को अल्पकालीन ऋण देते हैं। इन्हें हम मिश्रित पूंजी बैंक भी कहते हैं या संयुक्त पूंजी बैंक भी कहा जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास। भारत में व्यापारिक बैंकों के विकास का शुभारंभ ब्रिटिश शासनकाल में से माना जा सकता है। इस काल में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 ईस्वी में दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहला आधुनिक किस्म का व्यापारिक बैंक स्थापित किया। इसके बाद 1832 ईस्वी में यह बैंक बंद हो गया था। इसके पश्चात इन प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। यह बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बम्बई, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से स्थापित किए गए और ये बैंक हमारे 1920 तक कार्य करते रहे। इन तीनों बैंकों को 1921 में जाकर इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसी बैंक को 1 जुलाई 1955 का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारत में व्यापारिक बैंकों का आरंभ 1807 के बाद से माना जा सकता है। इस वर्ष में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना करने वाले कानून को पास किया गया था। इसके अंतर्गत 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह सबसे पहला व्यापारिक बैंक था। इसके बाद स्थापित होने वाले व्यापारिक बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक है जो 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ था, जिसे बाद में हमने पंजाब नेशनल बैंक कर दिया गया था उसका नाम। और 1962 में जमा बीमा निगम की स्थापना की गई। 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके बाद 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करके उसे व्यापारिक बैंकों के विकास एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए। इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण। व्यापारिक बैंक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुसूचित बैंक, नंबर 2 गैर अनुसूचित बैंक। वे बैंक आते हैं, अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। द्वितीय तालिका में सम्मिलित करने के लिए रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित शर्तें रखी हैं। उस बैंक की प्रत्यक्ष पूंजी या तथा रक्षित कोष मिलाकर 5 लाख रुपए या उससे अधिक हो। वह बैंक भारतीय कंपनी विधान 1956 या किसी अन्य ऐसे अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो कि भारतीय कंपनी विधान के अनुसार रजिस्टर्ड होना चाहिए, या कोई ऐसा अधिनियम जो रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित है या सरकार द्वारा निश्चित है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक। उसका कार्य जमाकर्ता के हितों के विरुद्ध न हो। उसके जो कार्य करे बैंक वह जमाकर्ता के हित के लिए करे, न कि उनके विरुद्ध। वे भारत में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो। यदि कोई अनुसूचित बैंक इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है
पालन नहीं करता उसका, तो रिजर्व बैंक इस बैंक का नाम अनुसूची संख्या 2 में से निकाल देते हैं। गैर अनुसूचित बैंक, जो दूसरा बैंक है हमारे, जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय सूची में सम्मिलित नहीं होता है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। ये बैंक उन शर्तों की पूर्ति नहीं करते जिनका उल्लेख अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत किया गया हो। इन बैंकों को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है 5 लाख रुपए से अधिक प्रदत्त पूंजी एवं संचित कोष रखने वाले बैंक। इनको किसी विशेष कारणवश अनुसूचित बैंक की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। नंबर 2, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक प्रदत्त पूंजी एवं संचित कोष रखने वाले बैंक। नंबर 3 हमारा 50,000 से 1 लाख रुपए तक प्रदत्त पूंजी एवं संचित कोष रखने वाले बैंक। 50,000 रुपए से कम प्रदत्त पूंजी एवं संचित कोष रखने वाले बैंक। तो ये 2 प्रकार के हमारे बैंक है, एक अनुसूचित बैंक, एक गैर अनुसूचित बैंक। तो नियम के आधार पर उन्हें हम बांटा गया है। व्यापारिक बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों का कार्य 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जमा स्वीकार करना, नंबर 2 ऋण प्रदान करना, नंबर 3 प्रतिनिधि के रूप में कार्य। पहले जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना का तात्पर्य है कि बैंक ग्राहकों के रुपये अपने यहाँ अनेक खातों के माध्यम से जमा करता है। इसमें समय पहले हमारा खाता खोला जाता है चालू खाता। यह चालू खाता व्यापारिक वर्ग के लिए होता है। इसमें व्यापारिक वर्ग दिन में कितनी बार रुपया जमा कर सकता है और कितनी ही बार रुपया निकाल सकता है, परंतु ये सिर्फ बैंक के समय आवर्स में अर्थात 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, बल्कि ये सुविधा जो प्रदान की जाती है रुपये जमा करने और निकालने की, इस पर उसके बदले में बैंक व्यय वसूल किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा खाता आता है बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाता कम आय वाले व्यक्तियों के लिए होता है। इसमें कम आय वाले व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचत जमा करते रहते हैं और इस पर बैंक ब्याज देता है। इसमें सप्ताह में 2 या 3 बार ही इसमें पैसा हम निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। दूसरा है हमारा तीसरा खाता सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनके पास अतिरिक्त धनराशि होती है। वे अपनी अतिरिक्त धनराशि को एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। यह निश्चित समय 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की हो सकती है। इस पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। वो निश्चित अवधि पूरी होने के बाद ब्याज सहित हमें वो पैसा प्राप्त होता है। अगला खाता है हमारा आवर्ती जमा खाता। बैंक अपने ग्राहकों को आवर्ती जमा खाते की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बैंक में ग्राहक एक निश्चित अवधि के अंतराल में निश्चित समय के रूप में एक निश्चित धनराशि जमा करता रहता है। जैसे किसी ने 100 रुपये प्रति माह का आवर्ती खाता खोला तो वह प्रति माह 100 रुपये के हिसाब से जमा करेगा। 5 साल के लिए खोल रखा तो 5 साल के लिए। अगर किसी ने 200 रुपये का या 500 रुपये का खोल रखा या 1000 रुपये का खोल रखा तो वे 500 या 1000 के रुपये प्रति माह जमा करता रहता है और 5 साल या 10 साल जितने वर्ष के लिए उन्हें आवर्ती जमा खाता खोला है उतने समय के बाद वह धनराशि आपको ब्याज सहित प्राप्त हो जाती है। गृह बचत खाता अगला खाता है हमारा। गृह बचत खाता छोटे छोटे बच्चों में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक गृह बचत खाते की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बैंक ग्राहकों को एक गुल्लक प्रदान कर देता है। उस गुल्लक पर ताला लगा रहता है। उस ताले की चाबी बैंक के पास रहती है। ग्राहक उस गुल्लक को अपने घर ले जाता है जिसने खाता खोल रखा है और उसमें उनके बच्चे अपनी छोटी छोटी धनराशि प्रतिदिन जमा करते रहते हैं। और जब वे गुल्लक भर जाती है तो ग्राहक बैंक के पास जाकर बैंक के कर्मचारी के आगे रखकर उस गुल्लक को, बैंक का कर्मचारी उस गुल्लक को खोलता है उसके सामने और उसकी धनराशि को गिनकर उसके खाते में जमा कर देता है और फिर खाली गुल्लक को ताला लगाकर वापस ग्राहक को दे दी जाती है। बैंक इस खाते के ऊपर भी हमें ब्याज प्रदान करता है। अगला कार्य है हमारा ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान का कार्य भी करता है। इसके अंतर्गत नगद साख द्वारा व्यापारी
बैंक से एक समझौता कर लेता है कि वह बैंक व्यापारी के खाते में एक निश्चित धनराशि जमा कर देता है। व्यापारी जितनी धनराशि उस बैंक खाते से निकालता है, केवल व्यापारी को उसी खाते के ऊपर ब्याज देना पड़ता है, अन्य राशि के ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ता। दूसरा है हमारा अधिकर्ष द्वारा। बैंक अपने ग्राहक को अधिकर्ष के द्वारा भी ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह अधिकर्ष हमें चालू खाते के ऊपर प्रदान किया जाता है, जिसमें हमारा जितना पैसा जमा है उससे अधिक धनराशि हम बैंक से निकाल लेते हैं। इसकी एक लिमिट बनवा ली जाती है। पिछले 3 वर्षों की अपनी बैलेंस शीट के माध्यम से बैंक से एक लिमिट बनवा ली जाती है। जैसे किसी ने 5 लाख रुपए तक की लिमिट बनवा रखी है, तो अगर उसके खाते में, चालू खाते में 5 लाख रुपए जमा नहीं है, फिर भी वो 5 लाख तक के चेकों का भुगतान अपने खाते के माध्यम से कर सकता है और एक निश्चित समय बाद उस पैसों को बैंक में जमा करना पड़ता है। बैंक इसके ऊपर बैंक व्यय वसूल करता है इस सुविधा के लिए। अगला खाता है हमारा जो ऋण प्रदान करता है चल एवं अचल संपत्ति की जमानत पर। बैंक व्यापारिक वर्ग को या अपने ग्राहकों को चल व अचल संपत्ति को उनकी रखकर, गारंटी के रूप में रखकर उसके ऊपर भी ऋण प्रदान करता है और इस पर भी बैंक व्यय वसूल लिया जाता है, बैंक ब्याज लेता है। विनिमय विपत्रों को बनाकर बैंक व्यापारी के विनिमय पत्रों को बनाकर उन्हें समय से पहले ऋण देने की सुविधा प्रदान करता है। प्रतिनिधि के रूप में कार्य। व्यापारी बैंक जो प्रतिनिधि को कार्य करता है वह है नंबर 1 ग्राहकों द्वारा निर्गमित चेकों का भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जारी किए गए चेकों का समय समय पर भुगतान करता रहता है। नंबर 2 रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रबंध। बैंक अपने ग्राहकों के रकम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रबंध भी करता है। वो विदेशों में या एक देश की सीमा के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में कम व्यय पर आपकी धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है प्रतिनिधि के रूप में। ग्राहकों की प्रार्थना पर ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देना। जब कोई ग्राहक अपने बैंक से यह सूचना देता है कि यदि कोई मेरे बारे में, मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी सूचना ग्राहक को दे दी जाए, तभी बैंक आपके खाते की जानकारी या आपके आर्थिक स्थिति की जानकारी आपके किसी और ग्राहक को देता है। अपने ग्राहक की ओर से ट्रस्टी या प्रबंधक का कार्य करना। कई दफे बैंक प्रतिनिधि के रूप में, प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, ग्राहक की ओर से या ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। ग्राहक को वित्तीय मामलों में परामर्श देना। बैंक ग्राहक को समय समय पर वित्तीय मामलों में परामर्श देने का कार्य प्रदान करते हैं। ग्राहकों की ओर से बीमा किस्त, किराया तथा ब्याज आदि का भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जो उन्होंने बीमा किस्त के लिए चेक काट के दिए हैं, बिजली बिल के लिए चेक काट के दिए हैं या किराया आदि को उनको भुगतान करता है या उसकी राशि को वसूल करके, किराए की या ब्याज की राशि को वसूल करके, लाभांश को वसूल करके उसके खाते में जमा करता है। ग्राहकों की ओर से अंश, ऋण पत्रों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनके द्वारा जो अंश है, ऋण पत्र हैं, उनको उनका लाभांश या उनका खरीदने और बेचने का कार्य बैंक के माध्यम से किया जाता है। व्यापारी अपने अंश पत्रों को, ऋण पत्रों को बैंक के माध्यम से ही खरीदते और बेचते हैं। इस प्रकार ये प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। बैंक अन्य कार्य भी करता है। बैंक ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें ग्राहक अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए एक लॉकर्स किराए पर ले लेता है और उसकी चाबी बैंक के पास रहती है और एक ग्राहक के पास रहती है। तो उसमें अपनी जरूरी कागजात, अपने बहुमूल्य आभूषण वगैरह उसमें किराए पर लेकर लॉकर्स में रख सकते हैं हम। तो इस प्रकार अन्य कार्य भी हमारे बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। भारतीय व्यापारिक बैंकों के दोष। व्यापारिक बैंकों के में कई प्रकार के दोष एवं त्रुटियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
बैंकों का असंतुलित विकास। नंबर 2, त्रुटिपूर्ण विनियोग नीति। नंबर 3, बैंकों में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार। नंबर 4, यूरोपीय पद्धति। नंबर 5, अकुशल बैंक कर्मचारी। नंबर 6, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। नंबर 7, लाभांश की ऊंची दर। नंबर 8, पूंजी का अभाव। नंबर 9, योग्य एवं अनुभवी संचालक। नंबर 10, बैंकिंग सिद्धांतों को ठीक प्रकार से पालन न करना। शाखाएं खोलने की गलत नीति। व्यक्तिगत जमानत पर ऋण न देना। परस्पर प्रतियोगिता। इससे आगे हम इसके बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा बैंकों का असंतुलित विकास। देश में बैंकों का विकास केवल कुछ भागों में जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में अधिक हुआ है। देश के अन्य भागों में इनका विस्तार बहुत धीमी गति से हुआ है। व्यापारिक बैंकों का अधिकतर व्यापारिक बैंकों की शाखाएं औद्योगिक व व्यापारिक नगरों में ही खोली गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां पर उद्योग क्षेत्र नहीं है वहां पर इनकी शाखाएं नहीं खोली गई है या बहुत कम मात्रा में उनकी शाखाएं वहां पर खोली गई हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा त्रुटिपूर्ण विनियोग नीति। अधिकांश व्यापारिक बैंकों ने अपने अतिरिक्त धन का विनियोजन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में कर रखा है। उन्होंने विनिमय बिलों व हुंडियों में कम धन लगा रखा है। व्यापारिक बैंक जितने भी हैं वे विनिमय बिलों के अंतर्गत या हुंडी के रूप में पैसा बहुत कम लगाते हैं, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में वे धन का अधिक प्रयोग करते हैं। इसी कारण देश में एक व्यवस्थित बिल बाजार विकसित नहीं हो सका है और व्यापार व उद्योग को अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। अगला पॉइंट है हमारा बैंकों में धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार। बैंकों में धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। आए दिन बैंक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा घूस लेने के मामले भी उजागर हो रहे हैं। आप देखेंगे बैंकों में बहुत से ऐसे केस आपके सामने आ रहे होंगे कि जिसमें कर्मचारी वर्ग या कर्मचारियों के साथ मिलकर व्यापारिक वर्ग धोखाधड़ी का कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा यूरोपीय पद्धति। भारतीय बैंकों ने यूरोपीय पद्धति का ही अनुसरण किया है। हमारे देश में जब शुरू में बैंकों की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल शासनकाल के समय, तो उस समय हमारे यहाँ यूरोपीय पद्धति का बोलबाला था और उन्हीं का अनुसरण अब तक करते आ रहे हैं। अपनी कार्य पद्धति को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ की जो स्थिति है उसके अनुसार हमारे बैंकों का विकास नहीं हो पाया है। अब भी हमारे यहाँ व्यापारी जो इतने भी व्यापारिक बैंक है उनमें यूरोपीय पद्धति का बोलबाला अधिक है। अकुशल बैंक कर्मचारी। प्राय व्यापारिक बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी बैंकिंग कार्य में कुशल नहीं होते हैं। उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, जिसके कारण जो बैंकों का कार्य है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। नियुक्ति के पूर्व उन्हें वैज्ञानिक आधार पर बैंकिंग के सिद्धांतों में उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। जब जिस समय कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है बैंक के अंतर्गत, तो उन्हें किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक आधार पर उन्हें बैंकिंग के संचालन के लिए कोई भी प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता। केवल फ्रेश नियुक्ति होकर वे सीधा बैंक में कार्य करने के लिए आ जाते हैं, जिसके कारण से शुरू में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। भारतीय बैंकों में प्राय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है और यह अपने लेखे भी अंग्रेजी भाषा में ही तैयार करते हैं। बैंकों में अधिकतर जितने कार्य हो रहे हैं वह अंग्रेजी माध्यम से होते थे, परंतु अब धीमे धीमे परिवर्तन होता जा रहा है। हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा है। देश में अंग्रेजी भाषा जानने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए बैंकिंग के विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं कि अंग्रेजी भाषा को जानने वाले बहुत कम लोग हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ पर, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो हिंदी भाषा ज़्यादा ध्यान देती है। अगला पॉइंट है हमारा लाभांश की ऊंची दरें। भारत में एक गलत धारणा यह भी पाई जाती है कि अंशधारियों को अधिक लाभांश देकर संतुष्ट रखा जाए। भारतीय बैंक भी अपने अंशधारियों को अधिक लाभ देते हैं। बैंकों की इस नीति के कारण उनके पास अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए धन का अभाव हो जाता है, क्योंकि वे अंशधारियों को, जो बैंक के अंशधारी है, उन्हें अधिक लाभ देते हैं और ब्याज वगैरह की राशि कम करते चले जाते हैं, जिसके कारण से
समस्या उत्पन्न होती है पूंजी का अभाव। अधिकांश व्यापारिक बैंकों के पास पूंजी की कमी रहती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को लाभदायक विधि से नहीं चला पाते, क्योंकि उनकी पूंजी की मात्रा व्यापारिक बैंकों पर अपनी कम होती है स्वयं की, और जनता के पैसा भी उन बैंकों में जितना जमा होता है, कई दफे वे बैंक के कर्मचारी द्वारा जो धोखाधड़ी वगैरह की जाती है उससे वह पैसा का गमन कर लेते हैं और उसका अभाव हो जाता है। योग्य एवं अनुभवी संचालक, इन बैंकों के संचालक प्राय अयोग्य व अनुभवहीन होते हैं। इस कारण वे उन व्यवसायों का चुनाव नहीं कर पाते जिनमें धन लगाने से धन की सुरक्षा और लाभ दोनों ही प्राप्त होते। इनकी गलत विनियोग नीति के कारण बैंकों को प्राय हानि उठानी पड़ती है। अगला पॉइंट है हमारा शाखाएं खोलने की गलत नीति। कई बैंक अपनी शाखाएं बड़े बड़े नगरों तथा व्यापारिक मंडियों में ही खोलते हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विकास नहीं हो पाता, क्योंकि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में अपनी शाखाएं का विस्तार करते हैं। बैंकिंग सिद्धांतों को ठीक प्रकार से पालन नहीं करना। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन बैंक को आवश्यक रूप से करना चाहिए, जैसे सट्टा आदि के लिए रुपया न देना, अधिक ब्याज न देना। मतलब बैंकों को ये चाहिए कि जो सट्टा आदि के लिए पैसा दिया है उसके रूप में पैसा न देकर न ही उन पर बैंकों से ब्याज अधिक वसूला जाए, ना ब्याज अधिक दिया जाए ज़्यादा। तो लेकिन कुछ भारतीय बैंक इन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो हमारे व्यापारिक बैंक है, बहुत से बैंक ऐसे हैं जो इन बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और सट्टा आदि के लिए वे रुपये उधार देते रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत जमानत पर ऋण न देना। व्यापारिक बैंक व्यक्तिगत जमानत पर रुपया उधार नहीं देते हैं, जिससे इनके व्यापार का विस्तार कम हुआ है। जिन लोगों को उनकी अपनी स्वयं की जमानत पर बैंक उधार नहीं देता, जबकि बैंक किसी दो जनों की गारंटी जरूर लेता है या उनके मकान के कागजात आदि को रखकर या दुकान के कागजात आदि को रखकर ही ऋण प्रदान करता है। परस्पर प्रतियोगिता निक्षेपों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए इन बैंकों में प्रतियोगिता होती रहती है। यह प्रतियोगिता देश के बैंकिंग विकास के लिए हानिकारक होती है। जितनी भी प्रतियोगिता हो रही है बैंकों के अंतर्गत जमा करने से संबंधित, उन्हें आकर्षित करने के लिए, जमा करने के लिए, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बैंक अनेक जो आजकल के बैंक है, आधुनिक बैंक है, वो प्रतियोगिताएं बनाए रखते हैं और यही कारण है कि उनका बैंकों को विकास न होकर बल्कि हानि हो रही है। अगला है हमारा व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ। इंग्लैंड और अमेरिका की तुलना में भारत में व्यापारिक बैंकों ने व्यापारिक क्षेत्र में अधिक उन्नति नहीं की है। इन बैंकों के तीव्र विकास के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। ये कठिनाइयाँ निम्न प्रकार है। नंबर 1, पूंजी का अभाव, सरकार का सहयोग न मिलना, जनता की निर्धनता व अशिक्षा, साख पत्रों के प्रयोग में कमी, विनिमय बैंकों में प्रतियोगिता, भारतीय स्टेट बैंक में से प्रतिस्पर्धा। नंबर पहला पॉइंट है हमारा पूंजी का अभाव। अधिकांश व्यापारी बैंकों के पास पूंजी का अभाव रहता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को लाभदायक तरीके से नहीं चला पाते हैं। भारतीय बैंकों को प्राप्त जमा राशियाँ पर्याप्त नहीं है। जो उनके पास जमा राशि है वो भी पूरी पर्याप्त नहीं होती, कम पड़ जाती है उन्हें, पूंजी का अभाव हो जाता है। इस कारण सरकार का सहयोग नहीं मिलना। भारतीय व्यापारिक बैंकों के समुचित विकास में केंद्रीय तथा राज्य सरकार ने पर्याय समुचित विकास सहयोग नहीं दिया है कि जो हमारी राज्य सरकार है या केंद्रीय सरकार है वो बैंकों को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देती, उसमें भी कमी करती है। तो सरकारी प्रोत्साहन के अभाव के कारण इनके विकास में अनेक बाधाओं ने जन्म लिया है, जिसके कारण इनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनकी शाखाएं नहीं खुल पाती है। जनता की निर्धनता तथा अशिक्षा। भारत की जनता निर्धन होने के कारण बचत नहीं कर पाती है। कुछ व्यक्ति अगर धन बचा भी लेते हैं तो वे अशिक्षित होने के कारण बैंकों में रुपया नहीं जमा कराते हैं। परिणाम स्वरूप बैंकों को अधिक जमा नहीं प्राप्त हो पाती है। अगला पॉइंट हमारा साख पत्रों के प्रयोग में कमी। जनता अशिक्षित होने के कारण नगद लेन देन में अधिक विश्वास करती है। इससे जनता द्वारा चेक, बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि का कम प्रयोग होता है। इससे बैंकिंग के विकास में भी कठिनाइयाँ आती है। विनिमय बैंकों में प्रतियोगिता। भारतीय व्यापारिक बैंकों को विदेशी विनिमय बैंकों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है।
क्योंकि विदेशी बैंकों के साधन भारतीय बैंकों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए भारतीय बैंक प्राय इनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिस्पर्धा। भारतीय स्टेट बैंक सरकारी क्षेत्र का अत्यंत शक्तिशाली तथा साधन संपन्न व्यापारिक बैंक है। अन्य व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पाते, क्योंकि हमारे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हमारे देश में या विदेश में सबसे अधिक खोली गई हैं। गांवों में अधिकतर शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की आपको मिलेंगी, क्योंकि यह हमारा रिजर्व बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। व्यापारिक बैंकों की उन्नति के लिए सुझाव। व्यापारिक बैंकों के तीव्र विकास के लिए अनेक दोषों और कठिनाइयों को शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिए। इन बैंकों को सुधार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, बैंकों का एकीकरण, विनिमय बैंकों पर नियंत्रण, नई शाखाओं की स्थापना को प्रोत्साहित, संगठित मुद्रा बाजार का गठन, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहयोग, प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रबंध व्यवस्था में सुधार, एक व्यक्ति एक बैंक सिद्धांत का होना, जमा बीमा व्यवस्था, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। नंबर पहला पॉइंट है हमारा बैंकों का एकीकरण। देश के बैंकिंग विकास के लिए आवश्यक है कि छोटे छोटे बैंकों को बड़े बड़े अनुसूचित बैंकों में से मिला दिया जाए। अभी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बैंक को आपस में मिला दिया गया कि उनके 2 या 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया। ऐसा करने से जनता का बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार भी होगा। विनिमय बैंकों पर नियंत्रण। व्यापारिक बैंकों को अनुसूचित प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, अतः विनिमय बैंकों के कार्यक्षेत्र को सीमित करना अत्यंत आवश्यक है। नई शाखाओं की स्थापना को प्रोत्साहित। व्यापारिक बैंकों को छोटे छोटे नगरों और गांवों में नई शाखा खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संगठित मुद्रा बाजार का गठन। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय व्यापारिक बैंकों के विकास के लिए देश की मुद्रा बाजार को संगठित करना आवश्यक है। इससे विनिमय बिलों का प्रचलन बढ़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार। व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक शाखाएं खोलने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे उनमें निक्षेप रहेंगे तथा उत्पादक कृषि ऋण की मात्रा भी बढ़ेगी। उत्पादक कार्यों के लिए ऋण। व्यापारिक बैंकों को कठिनाई से बचने हेतु केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहयोग। देश के व्यापारिक बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। भारतीय स्टेट बैंक को चाहिए कि वह प्रतियोगिता को समाप्त करे और परस्पर सहयोग बढ़ाए। अगला पॉइंट हमारा प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग। व्यापारिक बैंकों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको समझ में आसानी से आ जाए। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कम होना चाहिए इन बैंकों में। वास्तव में प्रांतीय भाषा का प्रयोग इनके लिए सर्वथा उपयुक्त है। योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति। बैंक के कर्मचारी योग्य तथा अनुभवी होने चाहिए ताकि वे बैंकिंग कार्य ठीक प्रकार से कर सके और बैंक के कुशल संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। अगला पॉइंट है हमारा प्रबंध व्यवस्था में सुधार। बैंकिंग व्यवसाय के विकास के लिए उनके प्रबंध में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। एक व्यक्ति एक बैंक सिद्धांत का होना। बैंकों को चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपना ग्राहक ना बनाए जिसका खाता किसी अन्य बैंक में भी हो। केवल एक बैंक में एक व्यक्ति का खाता खोलना चाहिए, उसे अन्य बैंकों में खाता नहीं खोलना चाहिए। जमा बीमा व्यवस्था। भारतीय बैंकों के विकास के लिए आवश्यक है कि यहाँ भी अमेरिका की तरह जमा बीमा की व्यवस्था प्रत्येक बैंक के लिए की जानी चाहिए। आज हमने क्या सीखा? इसके अंदर हमने आज सीखा है व्यापारिक बैंक का क्या आशय, भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास, व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण, व्यापारिक बैंकों के कार्य, भारतीय व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों के दोष, व्यापारिक बैंकों की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं और व्यापारिक बैंकों की उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। गृह कार्य। अंत में गृह कार्य के लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, उन्हें आप नोट करेंगे। व्यापारिक बैंक से क्या आशय है? इसमें व्यापारिक बैंक के आशय जो शुरू में बताया गया था उसका वर्णन करना है आपको। इसमें नंबर 2 क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए।
जो व्यापारिक बैंक के मैंने 3 प्रकार के कार्य बताए थे आपको, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, तो उनका वर्णन इसके अंतर्गत हमें करना है। अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। इससे अगला क्वेश्चन बनता है गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंकों के 5 दोषों का वर्णन कीजिए। इससे अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने व्यापारिक बैंक के बारे में अध्ययन किया है। इससे अगले किसी और वीडियो में या किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।